हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको करवाने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4। इसके पहले हमने आपको 3 पेपर करवा दिया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। वहां से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली दोस्तों एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे आपका अच्छी तरह से रिविजन हो पाए। आज हम करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 के सारे क्वेश्चन और समझेंगे इसको आसान शब्दों में, और जितने भी क्वेश्चन है उसको हम डिटेल में समझेंगे भी। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 किन पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था? तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये समताप मंडल की ओजोन परत के क्षय को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि था। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक 12 वोल्ट की बैटरी को 5 ओम प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा ज्ञात कीजिए। बताइए इसका धारा का मान क्या होगा? सॉल्व करिए इसको आप। तो दोस्तों, हम जानते हैं धारा आई बराबर क्या होता है। धारा आई बराबर होता है V अपॉन आर के। सभी को पता है V का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? V का मान है 12 वोल्ट और प्रतिरोध का मान कितना है? 5 है। तो 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, कितना बचा? 2, लगाए दशमलव, 5 चौक 20। तो 2.4 एम्पियर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 60 mm आधार व्यास और 80 mm तिरछी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्ताकार शंकु की सतह को खोलने पर एक वृत्त का खंड मिलता है। खंड कोण का मान क्या है? बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो दोस्तों, हमको क्या दिया गया है? 60 mm आधार व्यास दिया गया है, मतलब हमको डी का मान आधार कितना दिया गया है? 60 mm दिया गया है। कितना दिया गया है? 60 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी? त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी? 30 mm हो जाएगी। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी? 30 mm हो जाएगी। 80 mm तिरछी ऊंचाई दिया है, मतलब एल का मान कितना दिया है दोस्तों हमको? एल का मान दिया गया है 80 mm। कितना दिया गया है? 80 mm दिया गया है। और हमसे पूछा क्या है? खंड कोण का मान पूछा है। तो दोस्तों, खंड कोण थीटा बराबर क्या होता है? खंड कोण थीटा बराबर आपको याद रखना है, ये होता है R बाई एल इंटू 360 के। क्या होता है? R बाई एल इंटू 360। R का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 30 है। L का मान कितना है हमारे पास में? तिर्यक ऊंचाई का ये है 80, और इंटू क्या कर देंगे? 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया, 8 चौ 32, 8 पंचे 40। तो 45 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 135। तो हमारा जो खंड कोण का मान होगा वो कितना होगा? 135 डिग्री हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। समझ गया ना दोस्तों कैसे सॉल्व किए? जब भी आपसे खंड कोण पूछे तो खंड कोण का आपको सूत्र याद रखना है। क्या होता है? थीटा बराबर खंड कोण का R बाई एल इंटू 360। ठीक है, ये फॉर्मूले से आप बनाएंगे तो खंड कोण का मान आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गेंद को 36 से 45 डिग्री कोण पर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका जाता है। अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? जी का मान हमको लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हमसे क्या पूछा है? अधिकतम ऊंचाई के बारे में पूछा है। तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप? तो हम जानते हैं H मैक्सिमम मतलब अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो होता है U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये क्या होता है? अधिकतम ऊंचाई का सूत्र होता है। अब ये u जो है ये क्या है? मतलब मीटर प्रति सेकंड में गति है, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा और g का मान हमको दिया गया है तो मान रख देते हैं। तो u का मान कितना है? 20 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन स्क्वायर है तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब साइन स्क्वायर 45, और साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों? 1/√2 होता है। तो 1/√2 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू जी का मान कितना है? 10 है। तो इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू, तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। तो 1/2 डिवाइडेड बाय 2 दहाम 20। ठीक है, क्लियर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूनी 4 से 10 बार में कट गया। तो जो हमारा किसका मान, मैक्सिमम ऊंचाई का मान कितना निकल के आ गया? हमारा 10 मीटर निकल के आ गया। कितना? 10 मीटर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न डिफरेंशियल चेन ब्लॉक में प्रति चक्कर बड़ी स्प्रोकेट पर 10 कड़ियां और छोटी स्प्रोकेट पर 8 कड़ियां है, तो वेग अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने इसके पहले वाले सेट में एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें व्यास दिया था, बड़ा व्यास छोटा व्यास, बस वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू बड़ा 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 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? बड़ा माइनस छोटा। इसको हमने क्या बताया था? 2d डिवाइडेड बाई कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, यही तो बताया था। तो देखिए 2 इंटू 10 कड़ियाँ क्या है इसमें? बड़ी वाली है तो 2 इंटू 10 हो जाएगा। बड़ी कड़ी कितनी है? 10 है, और छोटी कड़ी कितनी है? 8 है। तो क्या हो जाएगा? 20/2 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा वेलोसिटी रेशियो का मान। तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक रेफ्रिजरेटर की दक्षता को COP प्रदर्शन गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। -23 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच काम करने वाले रेफ्रिजरेटर का अधिकतम COP क्या होता है? क्या पूछा है हमसे? कोप मैक्सिमम का मान पूछा है। तो याद रखना है दोस्तों, कोप मैक्सिमम का जो मान होता है क्या होता है? कोप मैक्सिमम का जो मान होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TC के, TL के क्या होता है? माइनस TL, TL अपॉन TH माइनस TL। अब आप पूछेंगे कि T क्या है सर, TL क्या है, TH क्या है? सब बताएंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब दोस्तों हमको डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो सबसे पहले हम उसको किस में चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? केल्विन में। और केल्विन में चेंज करने का फॉर्मूला क्या होता है? केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सभी को पता है इस बारे में। तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे रख देंगे -23, तो -23 प्लस 273। तो ये कितना आ जाएगा? पहले वाला का 250 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये माइनस में, ये प्लस में, तो 250 केल्विन आ गया। उसी प्रकार 27 डिग्री सेल्सियस को बदलिए केल्विन में, तो क्या हो जाएगा? केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस का मान कितना है? 27 है, प्लस 273 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? ये 300 केल्विन आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 केल्विन। अब हमको देखना है TH TL क्या होते हैं, तो आपको बताना है TL जो होता है वो होता है टेम्परेचर का लोवेस्ट मान। क्या होता है TL? ये होता है हमारा लोवेस्ट मान ऑफ टेम्परेचर। लोवेस्ट मान ऑफ टेम्परेचर कितना है हमारे पास में? अभी हमने निकाला 250 केल्विन। कितना है? 250 केल्विन। और TH क्या होता है? मतलब प्रति तापमान का अधिकतम मान। अधिकतम मान कितना है? 300 केल्विन है। कितना है? 300 केल्विन। अब निकाल लेते हैं कोप मैक्सिमम। तो कोप मैक्सिमम का सूत्र क्या बताया हमने? TL, मतलब लोवेस्ट टेम्परेचर कितना है? 250 केल्विन, डिवाइडेड बाई हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन है, और इसमें से किसको हटा देंगे? लोवेस्ट टेम्परेचर को हटा देंगे 250 को। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 250 डिवाइडेड बाय 300 में से 250 जाएंगे तो 50 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे 5 बार में, तो हमारा जो कोप मैक्सिमम का मान कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 5 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
व्यावसायिक सुरक्षा में टूल बॉक्स टॉक को निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णित करता है? बताइए, व्यावसायिक सुरक्षा में टूल बॉक्स टॉक को कौन सबसे अच्छा वर्णित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, किसी पाली या कार्य की शुरुआत में श्रमिकों के साथ विशिष्ट खतरों पर केंद्रित एक संक्षिप्त अनौपचारिक सुरक्षा चर्चा जो है, ये टूल बॉक्स टॉक को क्या करता है, सबसे अच्छा वर्णित करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि विमाहीन है? ऑप्शन ए विकृति है, ऑप्शन बी कोणीय वेग है, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव है, या ऑप्शन नंबर डी दाब है। तो दोस्तों, विकृति जो होती है ना, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये विमाहीन होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 6 मीटर प्रति सेकेंड से चलता हुआ 6 किलोग्राम द्रव्यमान के एक स्थिर पिंड से पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर करता है। टक्कर के बाद 2 किलोग्राम पिंड का वेग क्या होगा? m1 कितना है दोस्तों हमारे पास में? m1 का मान कितना है हमारे पास में? 2 किलोग्राम है। m2 कितना है हमारे पास में? m2 हमारे पास में 6 किलोग्राम है। और u1 का मान कितना है? u1 का मान है हमारे पास में 6 मीटर प्रति सेकेंड। यही तो दिया गया है। तो टक्कर के बाद जो वेग का सूत्र होता है दोस्तों, v बराबर क्या होता है? ये होता है m1 माइनस m2 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यदि टक्कर के बाद पूछे तो टक्कर के बाद जो वेग का मान सूत्र होता है वो क्या होता है? m1 माइनस m2 इंटू यू डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब m1 का मान कितना है? 2 है, तो 2 माइनस m2 का मान कितना है? 6 है, तो 6। और u का मान कितना है दोस्तों हमारे पास में? 6 ही है, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? -4 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। तो 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6। तो आंसर किस में आ रहा है हमारा? -3 मीटर प्रति सेकेंड आ रहा है हमारा टक्कर के बाद का वेग। अब ये माइनस जो आ रहा है दोस्तों, तो माइनस का अर्थ क्या है कि जब माइनस आ गया मतलब 2 किलोग्राम पिंड की दिशा क्या हो जाएगी? टक्कर के बाद पलट जाएगी। इस वजह से हमारा आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका बताइए? तो ये हो जाएगा -3 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से वर्णित करता है? तो बताइए कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सही ढंग से वर्णित करता है? ऑप्शन ए करता है, बी करता है, सी करता है, या फिर डी करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 वाले क्वेश्चन का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1.2 अपेक्षिक घनत्व का 1.2 आपेक्षिक घनत्व का एक द्रव एक टंकी में 3 मीटर ऊंचाई तक भरा है। टंकी की तली पर गेज दाब क्या होगा? जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और पानी का घनत्व हमको दिया गया है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, गेज दाब का जो सूत्र होता है P बराबर वो क्या होता है? वो होता है रो जी एच के। यहाँ रो क्या है? द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, एच क्या है? हमारे पास में ऊंचाई है। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हमको आपेक्षिक घनत्व दिया गया है, ऊंचाई दी गई है, और क्या दिया गया है? जी का मान भी दिया गया है, घनत्व भी पानी का हमको दिया गया है। लेकिन हमको द्रव का घनत्व तो नहीं पता क्या है, लेकिन हमको आपेक्षिक घनत्व दिया गया है और पानी का घनत्व दिया गया है। तो यहाँ से क्या हम द्रव का घनत्व निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी बराबर क्या होता है? ये होता है द्रव का घनत्व डिवाइडेड बाई पानी का घनत्व। यही तो होता है कि नहीं होता है? रिलेटिव डेंसिटी कितनी है दोस्तों? ये है हमारे पास में 1.2 बराबर द्रव का घनत्व हमको निकालना है, तो ये हम लिखे द्रव का घनत्व बटे पानी का घनत्व कितना है? 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब दिया है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 1000 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? द्रव का घनत्व रो ले लेते हैं अपन। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1200। तो द्रव का घनत्व का मान जो आएगा वो कितना आएगा, हमारा द्रव के घनत्व का मान कितना आएगा, वो आएगा 1200 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब हमको द्रव का घनत्व भी निकल गया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, गेज दाब निकाल सकते हैं। तो गेज दाब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है रो जी एच। रो का मान कितना, मतलब द्रव का घनत्व कितना निकाले हमने 1200, जी का मान कितना बोला है 10 बोला है, और ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ऊंचाई है 3 मीटर। तो गुना कर लीजिए, बारतिया 36, बारतिया 36, तो 36 हो गया। अब कितने जीरो है, 2 3 0, तो 1 2 3 0, तो 36,000, 36,000 पास्कल जो है हमारा गेज दाब का मान निकल के आ जाएगा। तो 36,000 पास्कल, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। समझ गए ना कैसे करना है इस क्वेश्चन को। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूर्ण काट दृश्य काटने वाले तल को किस प्रकार पास करने से प्राप्त होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूर्ण काट फुल सेक्शन दृश्य काटने वाले तल को किस प्रकार पास करने से प्राप्त होता है, बताइए। ऑप्शन ए के अनुसार होगा, बी के अनुसार होगा, सी के अनुसार होगा, डी के अनुसार। तो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूर्ण काट दृश्य काटने वाले तल को जो है वस्तु की पूरी लंबाई या चौड़ाई के साथ पूरी तरह पास करने से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा को किसका प्रवाह माना जाता था, विद्युत धारा को किसका प्रवाह माना जाता था। ऑप्शन ए ऋणात्मक आवेशों का, ऑप्शन बी धनात्मक आवेशों का, ऑप्शन सी उदासीन कणों का, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों विद्युत धारा को जो है ना, ये धनात्मक आवेशों का प्रवाह माना जाता था। किसका, धनात्मक आवेशों का प्रवाह। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार विराम अवस्था से शुरू होकर एक समान त्वरण के साथ चलती है। पहले 10 सेकंड में 100 मीटर तय करती है, अगले 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये हमसे पूछा है। अब विराम अवस्था से शुरू हो रही दोस्तों, मतलब u का मान कितना है हमारा, तो u का मान है हमारा 0, v का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे u का मान होगा 0। समय कितना है 10 सेकंड, और दूरी कितनी तय कर रही है, 100 मीटर तय कर रही है। तो यहां से हम त्वरण निकाल सकते हैं क्या, सबसे पहले त्वरण का मान निकाल सकते हैं क्या। तो त्वरण निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर का। तो बताइए 100 मीटर की दूरी चल रहा है, 100 मीटर की दूरी चल रहा है, ठीक है, बराबर u तो 0 है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1/2। a का मान हमको निकालना है, और समय कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 2 से इसको काट देंगे कितने बार में, 50 बार में, और 50 से ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। तो हमारा जो त्वरण का मान आएगा वो कितना निकल के आएगा, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हमारा त्वरण का मान निकल के आ गया। अब देखिए दोस्तों, कार ने पहले 10 सेकंड में 100 मीटर तय किया, अगले 10 सेकंड में कितनी दूरी पूछा है, मतलब अब जो दूरी तय करेगा वो 20वें सेकंड तक करेगा। तो 20वें सेकंड तक चली गई दूरी हम निकाल लेते हैं। तो 20वें, पहले 10 था, अब 10, तो 20 सेकंड हो गया। तो 20वें सेकंड में चली गई दूरी जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ। तो ut तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ। a का मान हमने कितना निकाला, 2 निकाला, और t का मान कितना हो जाएगा, 20वें सेकंड में हम निकाल रहे हैं, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जो 20वें सेकंड में चली गई दूरी होगी वो कितनी होगी, 400 मीटर होगी। कितनी होगी, 400 मीटर। पहले 10 सेकंड में 100 मीटर, फिर उसके बाद अगले 10 सेकंड बोला तो 20 सेकंड हो गए, तो 20 सेकंड में चली गई दूरी कितनी निकल के आ गई हमारी, 400 मीटर निकल के आ गई। अब पूछा है 10 सेकंड की दूरी, तो कुछ नहीं करना है, पहले 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है दोस्तों, ये है हमारी 100 मीटर। कितनी, 100 मीटर। और 20 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है हमारी, 400 मीटर। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो 400 में से क्या कर दो, 10 100 को माइनस कर दो, तो जो 10 सेकंड में चली गई दूरी होगी कितनी होगी, 300 मीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ऐसे सॉल्व नहीं करना चाहते तो ट्रिक के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वो ट्रिक क्या है दोस्तों, यदि वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही है और समान त्वरण है,
यदि वस्तु, या इसको या लिख के रख लीजिए दोस्तों, जब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसको लिख लीजिए। यदि वस्तु विराम अवस्था से शुरू हो रही है और त्वरण का मान अगर यह एक समान है, तो बराबर समय अंतराल में तय की गई दूरी का अनुपात जो होता है, मतलब बराबर समय अंतराल में तय, बराबर समय है ना दोस्तों, ये देखिए बराबर समय है, यहाँ भी बराबर समय है, तो बराबर समय में चली गई दूरी का अनुपात जो होता है वो होता है 1:3:5:7 1:3:5 डेश डेश डेश, ऐसा करते आप लेते चलिए, 1:3:5:7 आगे बढ़ाते जाइए इसको। तो 10 सेकंड में कितनी है दोस्तों? 10 सेकंड में है 100 मीटर। 10 सेकंड में 100 मीटर। तो अगले 10 सेकंड में पूछा है, तो 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 मीटर आ जाएगा। फिर अगला 10 सेकंड बोलता है तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते, फिर अगला 10 बोलता तो फिर मल्टीप्लाई कर देते। तो इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब? जब वस्तु विराम अवस्था से प्रारंभ हो रही हो और समान त्वरण हो और बराबर समय अंतराल में तय दूरी का अनुपात। जब बराबर समय में चल रही हो, देखिए बराबर समय है ना, तब ये लागू होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कोई कार विराम से नियत त्वरण 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के साथ चलना शुरू करती है। 10 सेकंड में इस कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। हमसे क्या पूछा है? दूरी का मान पूछा है, तो डायरेक्ट दूरी का मान निकाल लेते हैं। दूरी का मान किससे निकालेंगे? त्वरण हमको दिया गया है, समय हमको दिया गया है, और विराम से, तो विराम से मतलब प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 0 है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या है? एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। इससे निकाल लेते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा? यूटी, यू का मान 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 हाफ AT। ए का मान कितना है? 3, तो ए का मान कितना है? 3, और टी का मान कितना है? 10। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? s बराबर ये हो जाएगा 300/2, मतलब 150 मीटर जो होगी वो क्या होगी? हमारी दूरी का मान निकल के आएगा इसको काटेंगे तो 150 मीटर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल ग्राइंडर का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सी सुरक्षा सावधानी गलत है? बताइए, एंगल ग्राइंडर का यदि आप उपयोग करते हैं तो कौन सी सुरक्षा सावधानी गलत होगी, इसमें हमको बताना है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, पीसने के क्षेत्र तक बेहतर पहुंच के लिए गार्ड हटाए। ये जो सुरक्षा सावधानी, ये क्या है? हमारी गलत है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दशमलव संख्या 255 का सोडस आधारी हेक्साडेसिमल समतुल्य क्या होगा? दोस्तों हमसे क्या पूछा है? दशमलव संख्या 255 का पूछा है। क्या? सोडस आधारी मतलब हेक्साडेसिमल नंबर। हम जानते हैं हेक्साडेसिमल संख्या का आधार क्या होता है दोस्तों? ये होता है 16। तो कुछ नहीं करना है, 255 को आप किससे भाग दीजिए? 255 को आप भाग दीजिए किससे? 16 से। जब 16 से भाग देंगे तो हमारे पास में भागफल क्या आएगा? भागफल जब देंगे तो भागफल आएगा हमारे पास में कितना? 15, और रिमाइंडर कितना आएगा? शेषफल यह भी आएगा 15। रिमाइंडर कितना आएगा? 15 आएगा। अब 15 को फिर से आप किससे भाग दीजिए दोस्तों? 15 को आप फिर से भाग दीजिए 16 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? भागफल कितना आएगा? भागफल आएगा हमारा 0, और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? रिमाइंडर आएगा 15। समझ गए ना कैसे? अरे 15 को जब आप 16 से भाग दोगे तो भाग जाता है क्या? 16 सुनम सुन, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 15 ही तो आ रहा है। वही तो हम बोल रहे हैं आपको। बस ठीक है, क्लियर यहां तक के? अब ये हो गया। अब हमको दोस्तों जो है रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 15 आएगा। हमको नीचे से ऊपर लेना है, नीचे से ऊपर। तो हम जानते हैं ए के लिए जो मान होता है वो कितना होता है? 10 होता है। बी के लिए कितना होता है? 11 होता है। सी के लिए कितना होता है? 12 होता है। डी के लिए कितना होता है? 13 होता है। ई के लिए कितना होता है? 14 होता है। और एफ के लिए कितना होता है? 15 होता है। अब नीचे जाएंगे तो 15 के लिए किसको लिखते हैं? एफ को। तो ये क्या होगा? एफ, एफ और 16। तो जो 255 का हेक्साडेसिमल समतुल्य होगा वो क्या होगा? एफ 16 होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी वाला क्लियर हो गया आपको कैसे आया?
चलिए 500 का मेरे को आप बताइए सोडस आधारी क्या होगा, बताइए 500 का सोडस आधारी क्या होगा हेक्साडेसिमल, चलिए बताइए। हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है, 16 होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि 500 को आप भाग दीजिए किससे, 500 को आप भाग दीजिए सबसे पहले किससे, 16 से। किससे भाग देना है आपको, 16 से। तो भागफल कितना आएगा, 31 आएगा। और रिमाइंडर कितना आएगा, देख लीजिएगा आप भाग के, रिमाइंडर आएगा 4। अब इस 31 को हमको 16 से तब तक भाग देना है जब तक कि उस भागफल का मान 16 से कम ना आ जाए। ये भी आपको याद रखना है, हमको भाग तब तक देना है भागफल को जब तक कि भागफल का मान 16 से कम ना आ जाए। अब 31 तो ज्यादा है तो फिर से 16 से भाग दीजिए 31 को। 31 को भाग दीजिए किससे, 16 से। तो ये कितनी बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। और शेष पर कितना बचेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 15। बचेगा कि नहीं बचेगा। अब एक को फिर से आप 16 से भाग दीजिए, एक को आप किससे भाग दीजिए, 16 से भाग दीजिए। मतलब जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना भागफल जीरो ना आ जाए तब तक आपको भाग देना है। तो 16 से भाग दीजिए तो भागफल कितना आ गया, जीरो आ गया। और रिमाइंडर कितना आया हमारे पास में, 1 आ गया। कोई दिक्कत इसमें। अब हमने क्या बोला, नीचे से ऊपर लिखना है आपको। तो नीचे क्या है, सबसे पहले 1 है और ये 15 है, तो 15 को हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। और ये क्या है, 4 है, तो 1F4 16, यही क्या होगा इसका सोडस आधारी मतलब हेक्साडेसिमल का मान होगा। क्लियर हो गया हेक्साडेसिमल मान कैसे निकालना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब दो अलग अलग भाग एक ही सामग्री से बने हो और एक ही काट दृश्य में दिखे तो उनकी हैचिंग बताइए। जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में जब दो अलग अलग भाग एक ही सामग्री से बने हो और एक ही काट दृश्य में दिखे तो उनकी हैचिंग क्या होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, भागों को अलग करने के लिए कोण या अंतराल में भिन्न होना चाहिए। भागों को अलग करने के लिए कोण या अंतराल में क्या होना चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के एक निरंतर और बंद पथ को क्या कहा जाता है, तो विद्युत धारा के एक निरंतर और बंद पथ को हम बोलते हैं क्या, विद्युत परिपथ। क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक जल टरबाइन 200 किलोवाट की रेटिंग की है, पानी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ब्लेडों से टकराता है। प्रति सेकंड कम से कम कितना द्रव्यमान ब्लेडों से टकराना चाहिए, 100% आपको दक्षता मानना है। एक जल टरबाइन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आप बताइए क्या होगा, कैसे आपको सॉल्व करेंगे, चलिए बताइए। तो दोस्तों एक जल टरबाइन है जिसकी रेटिंग मतलब शक्ति का मान कितना है हमारे पास में, 2 किलोवाट। तो 200 किलोवाट, तो 200 किलो का मतलब कितना होता है, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 2 1 2 3 4 5 और ये वाट। ये क्या है, हमारा शक्ति है। दक्षता को हमको क्या मानना है, 100% मांगना है। वेग कितना है पानी का, पानी का वेग दिया गया है हमको 20 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दिया गया है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है द्रव्यमान m का मान हमसे पूछा है। तो दोस्तों जो जल टरबाइन की शक्ति होगी ना, वो क्या होगी, जल की गतिज ऊर्जा के क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जो शक्ति होगी जल, उसकी शक्ति जो होगी, शक्ति वो जो शक्ति जो होगी वो पानी के जल की मतलब जल की गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होगी, बराबर होगी। मतलब ये जो शक्ति होगी वो जल की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो हम जानते हैं P बराबर, तो क्या हो जाएगा, P बराबर गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो ये इसके बराबर होगी। P का मान कितना है दोस्तों, ये है 2 1 2 3 4 5, 1/2 m का मान हमको निकालना है। और V का मान कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 1020 1020, 2 से काट दिए 2 बार में, और 2 से इसको काटे किस बार में, 1000 बार में। तो जो m का मान होगा वो कितना निकल के आएगा, 1000 किलोग्राम प्रति सेकेंड। कितना, 1000 किलोग्राम प्रति सेकेंड। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समान लंबाई की दो धातु की छड़ें श्रेणी में एक गर्म स्रोत 100 डिग्री सेल्सियस
और ठंडे सिंक 0 डिग्री सेल्सियस के बीच जोड़ी गई है। छड़ ए की ऊष्मीय चालकता K है और छड़ बी की 2 K है। जंक्शन पर तापमान क्या होगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों जब भी श्रेणी में जुड़ी होती है तो ऊष्मा प्रवाह की समानता से इसको हम सॉल्व करते हैं, और ऊष्मा प्रवाह की समानता से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है K1A ब्रैकेट में TH माइनस TJ डिवाइडेड बाई L बराबर K2A TJ माइनस TC डिवाइडेड बाई L। सभी चीज बताएंगे आपको, KA क्या है, K1 क्या है, TH क्या है, TJ क्या है। दोस्तों K1 जो है ना, ये पहले छड़ की क्या है, पहली छड़ की क्या है, ऊष्मीय चालकता है। K2 की बात करें तो K2 जो है ये दूसरी छड़ की ऊष्मीय चालकता है। TH की बात करें दोस्तों, TH तो ये गर्म सिरे का तापमान है। TJ की बात करें, TJ क्या है, तो TJ जो है ये जंक्शन का तापमान है। और TC की बात करें तो TC क्या है, TC ठंडे सिरे का तापमान है। और L क्या है, L तो आप जानते हैं लंबाई है। ठीक है, अब A कितना दिया गया है हमको, K दिया गया है। A का मान कितना दिया गया है हमको, K दिया गया है। B कितना दिया गया है, 2K दिया गया है। और हमसे क्या पूछा है, अब एक चीज देखिए, अब A का मान K है और B का मान 2K है, तो KA तो कट ही जाएगा, KA तो कट ही जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, ये KA से ये KA कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास में, TH और L से L भी कट जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा TH माइनस TJ बराबर 2TJ माइनस TC, यही तो बचेगा। TH का मान कितना है, मतलब गर्म सिरे का तापमान कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। गर्म सिरे का तापमान कितना है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस। TJ मतलब जंक्शन का तापमान तो हमको निकालना है, बराबर क्या हो जाएगा, TJ का मान मतलब जंक्शन का तापमान हमको निकालना है, और TC का मान कितना है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाएगा, TJ यहाँ 2TJ आएगा दोस्तों, 2TJ है ना, 2TJ। तो क्या हो जाएगा, ये TJ उधर जाएगा तो हो जाएगा 3TJ। ये क्या हो जाएगा, 3TJ मतलब 3TJ बराबर 100 के हो जाएगा। तो जो जंक्शन का तापमान होगा वो क्या होगा, 100/3 हो जाएगा, मतलब 33.3 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो जंक्शन का तापमान निकल के आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक बेल्ट ड्राइव 50 सेंटीमीटर व्यास की पुली से जो 600 आरपीएम पर घूमती है, 30 सेंटीमीटर व्यास की पुली तक शक्ति स्थानांतरित करती है। चालित पुली की गति क्या होगी, ये हमको बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों बेल्ट ड्राइव का जो सूत्र होता है वो होता है क्या, N1D1 क्या होता है, N1D1 बराबर N2D2 के। ये बेल्ट ड्राइव का सूत्र होता है, N1 इंटू D1 इज इक्वल टू N2 इंटू D2। अब यहाँ पे N1 क्या है, मतलब चालक पुली की गति कितनी है, तो चालक पुली की गति है दोस्तों हमारे पास में 600 आरपीएम। कितनी है चालक पुली की गति, 600 आरपीएम। मतलब N1 का जो मान है वो कितना है, 600 है, इंटू D1। D1 क्या है, D1 चालक पुली का व्यास है। तो चालक पुली का व्यास कितना दिया गया है हमको, 50 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चालित पुली की गति, मतलब N2 का मान पूछा है। क्या पूछा है, N2 का मान। और चालित पुली का व्यास कितना है, ये हमको दिया गया है 30 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 30 से काट देते हैं, 30 दूनी 60, 0, 20 का मल्टीप्लाई करें, 20 पंचे 100, और 1 0 पहले से है तो 1000। तो जो चालित पुली की गति होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 1000 आरपीएम होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कार्बन चक्र में महासागर की भूमिका को सही ढंग से वर्णित करता है। बताना है हमको, कार्बन चक्र में महासागर की भूमिका को सही ढंग से कौन वर्णित करता है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महासागर एक प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। मानव जनित CO2 उत्सर्जन का लगभग 25 से 30% अवशोषित करते हैं।
तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का विमीय सूत्र क्या है? बताइए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का विमीय सूत्र क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमको रटना है क्या? नहीं, हमको तो निकालना आना चाहिए कि निकलता कैसे है। दोस्तों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी बराबर क्या होता है? जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, यही होता है, सबको पता है। दोस्तों F क्या है? यहाँ पे बल है, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है दोस्तों? mlt-2। ये तो आपको याद ही रखना है बल का, क्योंकि बहुत सारी जगह बल आता है डायरेक्टली। ठीक है, R मतलब क्या है? दूरी। अब दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, और मीटर स्क्वायर है, तो मीटर मीटर मतलब लंबाई, तो L स्क्वायर कर लेंगे इसको अपन, डिवाइडेड बाई m1 m2 मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम को हम किससे डिनोट करते हैं? m से। अब यहाँ m1 m2 है, तो ये m का पावर 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 2 बार m है, तो अब कर लीजिए। अब ये m2 ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और हमारे पास प्लस में तो पहले से है, तो क्या हो जाएगा? m-1 हो जाएगा, 2 में से जाएगा तो एक m-1। l कितना है यहाँ पे? 1 है, और यहाँ पे 2, मतलब l3 हो जाएगा, और t-2 तो पहले से है। तो जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान होगा, विमीय सूत्र होगा, वो क्या होगा? m-1 l3 t-2। अब देखिए कहाँ है ऑप्शन? m-1 l3 t-2, ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक के? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। एक प्रतिरोधक का रंग कोड है भूरा, काला, नारंगी और सोना। इसका मान और सहनशीलता क्या होगी, ये हमको बताना है। अब दोस्तों यदि प्रतिरोधक का रंग कोड दिया गया है, तो आपको प्रत्येक रंग का नंबर पता होना चाहिए कि उसका नंबर क्या है, सहनशीलता का मान पता होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। तो आपने एक टेबल पढ़ा होगा, बी बी रॉय, क्या होता है? बी बी रॉय, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इससे आप याद रख सकते हैं। बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। पहला वाला बी क्या होता है हमारा? पहला वाला बी होता है ब्लैक, दूसरा वाला बी क्या होता है? ब्राउन होता है। अब इसका रंग कैसे मतलब मान क्या होता है? तो पहले वाले का 0 रख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले क्या बोला है हमसे? ब्राउन बोला है, तो पहला रंग जो है ना दोस्तों, ये दिखाता है पहले अंक को। तो भूरे के लिए अंक क्या है? ब्राउन के लिए 1 है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1। काला, ये दूसरा अंक क्या बताता है? दूसरा रंग जो है दूसरे अंक को बताता है, तो काले के लिए अंक क्या है? ब्लैक, मतलब 0 है। तीसरा अंक जो होता है दोस्तों, तीसरा रंग जो होता है, ये हमको गुणक बताता है, मतलब गुणक मतलब 10 की पावर आपको क्या लेना है? गुणक बताता है। तो गुणक गुणक क्या लेंगे हम? नारंगी की बात हो रही है, और नारंगी किसको बोलते हैं अपन? नारंगी किसको बोलते हैं बताइए? ऑरेंज। ऑरेंज मतलब ये नारंगी, और ऑरेंज का 3 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करिए, 10 इंटू 10 की पावर 3 कर लीजिए। और ये लास्ट वाला सोना जो है, चौथा रंग जो बताता है, ये टॉलरेंस को बताता है। तो टॉलरेंस क्या लेंगे? सोने की टॉलरेंस क्या होती है बताइए? तो सोने की जो टॉलरेंस होती है वो होती है ±5%। चांदी का कितनी होती है? चांदी की ±10% होती है। और यदि कोई कलर नहीं दिया गया है तो क्या लेते हैं अपन? ±20% लेते हैं। तो हमारा जो मान आएगा प्रतिरोधक का, वो क्या आएगा? 10 इंटू 10 की पावर 3। तो क्या मैं इसको 10 किलो भी तो लिख सकता हूँ? 10 किलो ओम, 10 की पावर 3 को किलो तो बोलते हैं, तो 10 किलो ओम ±5%। तो राइट आंसर क्या होगा इसको? इसका 10 किलो ओम ±5%। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला इसका हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ड्राइंग में आयाम 40 प्लस 0.02, नीचे में -0.0 mm दिए गए हैं। ऊपरी विचलन, निचला विचलन और सहनशीलता क्रमशः क्या होंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऊपरी विचलन तो अपन ऊपर वाला मान लेंगे, ऊपरी विचलन मतलब ऊपर वाला मान, तो ऊपरी विचलन क्या होगा? +0.02, क्या होगा? +0.02। निचला विचलन क्या होगा? निचला विचलन ये वाला मान लेंगे, तो ये तो 0 है, तो इसको हम लेंगे 0 निचला विचलन।
अब सहनशीलता की बात करें तो सहनशीलता निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपरी विचलन में से निचले विचलन को हम घटा देंगे। ऊपरी विचलन कितना है दोस्तों, 0.02 है, माइनस निचला विचलन कितना है, 0। तो हमारा जो सहनशीलता का मान आएगा कितना आएगा, 0.02। तो ऊपरी विचलन 0.02, ऊपरी विचलन 0.02, निचला विचलन 0, निचला विचलन 0, और सहनशीलता मतलब 0.02, तो 0.02 mm। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी से 4 गुना द्रव्यमान और 2 गुना त्रिज्या वाले ग्रह के लिए पलायन वेग क्या होगा। हमको पलायन वेग बताना है दोस्तों, पृथ्वी से 4 गुना द्रव्यमान और 2 गुना त्रिज्या वाले ग्रह के लिए। दोस्तों पलायन वेग जो होता है ना, वो क्या होता है, पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है √2gm/4 के, 2gm/r के होता है। क्या होता है, √2gm/r के, पूरा रूट है दोस्तों यहाँ तक के ना। पलायन वेग कितना है हमारे पास में, 11.2 है, मतलब इसका मान कितना है हमारे पास में, 11.2 दिया गया है। अब इसने बोला है पलायन वेग जो है पृथ्वी से, द्रव्यमान जो है इसका द्रव्यमान जो दिया गया है वो 4 गुना हो गया। तो द्रव्यमान जब 4 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2g, m का मान कितना 4, 4m हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या भी 2 गुनी हो गई, तो 2r हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो दोस्तों इसको अपन क्या ये भी लिख सकते हैं, 2, ये 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बचा, 4gm। तो इसको क्या मैं 2 × 2gm/r भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट में, और 2gm/r का मान कितना है, 11.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 × 11.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अंडर रूट में 2gm/r का मान कितना है, 11.2 है। अब √2 का मान कितना होता है, 1.414, 1.414 × 11.2 कर दीजिए आप। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 15.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 15.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो होगा वो पलायन वेग का मान निकल के आ जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वेब ब्राउजिंग में कुकीज के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, बताइए कुकीज के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कुकीज जो होती है ना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। कुकीज छोटी टेक्स्ट फाइलें हैं जो वेबसाइटें उपयोगकर्ता के डिवाइस पर प्राथमिकताएं और सत्र जानकारी याद रखने के लिए संग्रहित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है, चलिए बताइए कौन सा है विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में 3 चरण विद्युत स्थापनाओं में तटस्थ मतलब न्यूट्रल तार के लिए रंग कोड IS3043 के अनुसार क्या है। तो दोस्तों भारत में 3 चरण विद्युत स्थापनाओं में तटस्थ मतलब न्यूट्रल तार के लिए जो रंग कोड होता है वो या तो नीला होता है या फिर काला होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक बॉक्स 30 डिग्री के कोण के एक घर्षण रहित आनत तल पर रखा है। आनत तल के साथ नीचे कार्य करने वाले गुरुत्व बल का घटक क्या होगा, ये हमको बताना है। और जी का मान कितना दिया गया है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बताइए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है आनत तल के अनुदिश गुरुत्व बल का घटक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, mg sin थीटा के। क्या होता है, mg sin थीटा के बराबर होता है। क्या, आनत तल के अनुदिश गुरुत्व बल का घटक क्या होता है, mg sin थीटा। m का मान कितना है हमारे पास में, 10 किलोग्राम है। g का मान कितना है, 10 है। और sin थीटा मतलब sin 30 ले लेंगे अपन यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा 100, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 2 से काट देंगे कितने बार में, 50 बार में। तो जो गुरुत्व बल का घटक आएगा वो कितना निकल के आएगा, 50 निकल के आएगा, 50 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का अनुमानित मान क्या होता है। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुमानित मान क्या होता है।
तो ये होता है दोस्तों 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो मेसिंग गियर में 15 और 45 दांत है। पहले चालक गियर का टार्क 10 न्यूटन मीटर है और दूसरे चालित गियर का टार्क हमको बताना है। तो दोस्तों टार्क अनुपात जो होता है ना, वो दांत के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये मान के चलो टार्क 1 डिवाइडेड बाई टार्क 2 ये किसके बराबर होगा, N2 अपॉन N1 के, N2 अपॉन N1 के होगा। टार्क 1 क्या है, ये टार्क 1 है चालित गियर का टार्क। टार्क 2 क्या है, टार्क 2 क्या है, ये चलित मतलब चालक गियर का टार्क। ये चालित का है, ये चालक का है। N2 क्या है, N2 हमारा जो है ये है दूसरे दांत का मान, और N1 क्या है हमारे पास में, पहले गियर का मान, पहले गियर में दांत का मान। तो टार्क 1 कितना है दोस्तों हमारे पास में, टार्क 1 तो हमको निकालना है, मतलब चालित गियर का टार्क हमको निकालना है। चालक का कितना दिया गया है, ये दिया गया है 10, N2 का मान कितना है 45 और N1 का मान कितना है 15 है। तो 15 तिया 45, 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो जो चालित गियर का टार्क आएगा वो कितना निकल के आएगा, 30 निकल के आएगा न्यूटन मीटर में। 30 न्यूटन मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पानी का त्रिक बिंदु वह अद्वितीय तापमान और दाब है जिस पर पानी एक साथ ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में मौजूद होता है। इसके मान लगभग क्या होते हैं। तो दोस्तों पानी का त्रिक बिंदु वह अद्वितीय तापमान होता है जिस और दाब है जिस पर पानी एक साथ ठोस, द्रव और वाष्प के रूप में मौजूद होता है। इसके मान जो होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। तो इसके जो मान होते हैं वो होते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस और 611.73 पास्कल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक लॉजिक गेट तभी एक आउटपुट देता है जब उसके सभी इनपुट 0 है। यह कौन सा गेट है बताइए, एंड गेट है, और गेट है, नॉर गेट है या फिर नॉट गेट है। तो दोस्तों एक लॉजिक गेट तभी एक आउटपुट देता है जब उसके सभी इनपुट 0 हो, तो यह गेट होता है हमारा नॉर गेट। कौन सा गेट होता है, नॉर गेट। ये किसका विपरीत होता है, और गेट का, और गेट इसका विपरीत होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बेलनाकार छड़ की लंबाई 25 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर मापी गई। गणना किए गए आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, यह हमको बताना है। हमसे क्या पूछा है, प्रतिशत त्रुटि के बारे में। तो दोस्तों एक बात बताइए, बेलनाकार बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच के। और r क्या होता है, ये व्यास का आधा होता है मतलब d/2 होता है। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई d/2 का स्क्वायर इंटू h। कोई दिक्कत, क्योंकि हमको पता है व्यास जो होता है मतलब त्रिज्या जो होती है व्यास का कितनी होती है, आधी होती है। तो ये क्या हो जाएगा, पाई d² इंटू h डिवाइडेड बाई 4। तो जो आयतन होता है वो जो है अनुक्रमानुपाती होता है इसके व्यास के स्क्वायर के और ऊंचाई h के, या h को हम l भी मान सकते हैं, l भी ले सकते हैं अगर लंबाई दिए तो। मतलब हमको पता चला कि आयतन जो है ये व्यास के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती और लंबाई के भी क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। अब हमसे क्या पूछा है, त्रुटि पूछा है। तो त्रुटि निकालना है यदि हमको, तो हमको निकालना पड़ेगा व्यास की त्रुटि कितनी है, फिर लंबाई की त्रुटि कितनी है, फिर कुल त्रुटि हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं किसकी त्रुटि, तो ये फॉर्मूला इस प्रकार से होगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले क्या, व्यास की त्रुटि। तो व्यास की त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर, तो त्रुटि कितनी है 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 कर लेंगे। कोई दिक्कत, पॉइंट हटेगा तो यहाँ नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0। तो व्यास की त्रुटि कितनी निकल के आएगी, 1/2 मतलब 0.5। उसी तरह लंबाई की त्रुटि निकाल लेते हैं। तो लंबाई की त्रुटि कितनी है 0.1 है, कितनी है 0.1 त्रुटि है, और कितने में है 25 में है, गुना में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 0 आ जाएगा, 25 से काट देते हैं, 25 4 100, 25 से कम 25, 25 शून्य शून्य। तो ये कितना हो जाएगा 4/10 मतलब 0.4। जो लंबाई में त्रुटि कितनी निकल के आई 0.4। अब देखो 0.5 है व्यास में त्रुटि, 0.4 है लंबाई में त्रुटि। हमसे तो कुल त्रुटि पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कुल त्रुटि।
और कुल त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ना होगा। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है, हमने अभी बताया था आयतन जो होता है वो डी स्क्वायर और एल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अब डी जो है व्यास की त्रुटि का स्क्वायर है, तो आप क्या करो, जो स्क्वायर है उसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या करो आप, कुल त्रुटि निकालने के लिए व्यास की त्रुटि कितनी है, 0.5 इंटू 2। ये 2 कहां से आया, तो ये स्क्वायर है, इसका 2 हमने यहां पे लिया, प्लस लंबाई में तो कोई स्क्वायर नहीं है तो वही रख दो 0.4। तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया हमने, क्योंकि जो आयतन है वो व्यास के स्क्वायर के क्या है, अनुक्रमानुपाती स्क्वायर है। यहाँ क्यूब होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। जो भी स्क्वायर में होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, व्यास की त्रुटि को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 प्लस 0.4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.4, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो त्रुटि जो आएगी कुल निकल के कितनी आएगी, 1.4% निकल के आएगी। कितने निकल के आएगी, 1.4% निकल के आएगी। त्रुटि निकालते समय याद रखना है दोस्तों, जो घात होती है ना वो किसके रूप में आती है, गुना के रूप में आती है ना, क्या आती है, गुना के रूप में। या अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। परसेंट त्रुटि निकालना है कुल वाली हमको, तो ये होता है 2% त्रुटि व्यास की प्लस परसेंट त्रुटि लंबाई की, 2 इंटू में। ठीक है, तो इससे भी आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर हो गया, तो राइट आंसर क्या आएगा, 1.4%, इसका राइट आंसर आएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। लंबे समय तक 85 डेसिबल से अधिक शोर प्रदूषण NiHL का कारण बनता है। NiHL का क्या अर्थ है, बताइए, NiHL का क्या अर्थ होता है। तो NiHL का अर्थ होता है दोस्तों नॉर्मल इंडोर हियरिंग लेवल। क्या होता है, नॉर्मल इंडोर हियरिंग लेवल जो है ये NiHL का क्या होता है, अर्थ होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव पर स्प्रिंग तुला से तौला जाता है, किस स्थान पर अधिक पाठ्यांक होगा और क्यों होगा। एक वस्तु है दोस्तों जिसे भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव पर स्प्रिंग तुला से तौला जाता है, तो जो अधिक पाठ्यांक होगा वो कौन से स्थान पे होगा ये हमको बताना है, और क्यों होगा ये भी हमको बताना है। तो जो अधिक पाठ्यांक होगा ना दोस्तों वो होगा उत्तरी ध्रुव में। कहां पे होगा, उत्तरी ध्रुव में। और क्यों होगा, क्योंकि कोई केंद्र पसारी प्रभाव नहीं होगा और पृथ्वी थोड़ी चपटी है यहाँ पे, और ध्रुवीय त्रिज्या भी यहाँ पे क्या है, कम है, इसलिए प्रभावी गुरुत्व क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तापमान बढ़ने पर अर्धचालक पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है, बताइए दोस्तों। यदि हम तापमान को बढ़ाते हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, क्योंकि जो अर्धचालक होता है ये कैसे, ये ऋणात्मक तापमान गुना, इनका तापमान गुना कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। यदि तापमान गुना ऋणात्मक है तो तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। लेकिन यदि चालकता पूछ ले दोस्तों आपसे कि यदि तापमान बढ़ाने पर अर्धचालक के पदार्थ की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको याद रखना है चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो ये भी आपको याद रखना है। प्रतिरोध पूछे तो घटता है और चालकता बढ़ती है यदि हम अर्धचालक का तापमान बढ़ाते हैं तो। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक मूल भौतिक राशि है, तो मूल भौतिक राशि कौन सी है दोस्तों, ये है हमारी द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मिट्टी के घड़े में जल निम्न में से किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है। तो दोस्तों मिट्टी के घड़े में जल जो है ये कौन सी क्रिया है जिसके कारण ठंडा रहता है, तो ये है वाष्पीकरण की क्रिया के कारण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसे एक समान वेग में कहा जाता है। एक समान वेग बनाए रखने के लिए निम्न में से क्या सत्य होना चाहिए, ये हमको बताना है। बताइए, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान विस्थापन तय करती है तो उसे एक समान वेग में कहा जाता है। अब एक समान वेग बनाए रखने के लिए क्या सत्य होना चाहिए, तो चाल और दिशा दोनों ही क्या होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल डिस्प्ले और वीडियो गुणवत्ता के संदर्भ में एचडी और एचडी शब्द क्या दर्शाते हैं। तो एचडी का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड डेफिनेशन और एचडी का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हेलिक्स एक घूमने वाले बेलन के साथ एक समान रूप से गतिमान बिंदु द्वारा बनाया गया पथ है। प्रति चक्कर अक्ष के साथ आगे बड़ी दूरी क्या कहलाती है।
एक हेलिक्स है दोस्तों, एक घूमने वाले बेलन के साथ एक समान रूप से गतिमान बिंदु द्वारा बनाया गया पथ होता है। प्रति चक्कर अक्ष के साथ आगे बड़ी दूरी जो है ये हमारी क्या कहलाती है, तो ये हमारी पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर है यहां तक के? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके डैश का सांख्यिक माप होता है, तो ये तो सभी को पता होगा। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है ये उसके जड़त्व का सांख्यिक माप होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार और उस पर लगाए गए प्रयास के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो किसी मशीन के द्वारा उठाए गए भार और उस पर लगाए गए प्रयास के अनुपात को हम बोलते हैं यांत्रिक लाभ। क्या बोलते हैं? यांत्रिक लाभ बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्रेन 30 सेकंड में 500 किलोग्राम के भार को 12 मीटर ऊंचाई तक उठाती है। क्रेन द्वारा विकसित शक्ति क्या है? जी का मान हमको दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोस्तों हम जानते हैं शक्ति P बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के, और कार्य को हम mgh भी तो लिखते हैं, mgh बटे 3। मान रख देते हैं, m का मान कितना है? 500, g का मान कितना है? 12, g का मान कितना है? 10, ऊंचाई का मान कितना है? 12, और समय कितना है हमारे पास में? 30 सेकेंड। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से काट दिए 4 बार में, 4 से मल्टीप्लाई किए 500 में, तो 2000 वाट जो है शक्ति का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी वृत्ताकार विशेषता के व्यास को दर्शाने के लिए निम्न में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? बताइए, व्यास को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो व्यास को दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं पाई का। किसका? पाई का। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एकल स्थिर पुल्ली केवल लगाए गए बल की दिशा बदलती है बिना किसी यांत्रिक लाभ के, इसका सही कारण कौन सा है? बताइए, एकल स्थिर पुल्ली केवल लगाए गए बल की क्या करती है? दिशा बदलती है, तो बिना किसी यांत्रिक लाभ के बदलती है, तो इसका सही कारण कौन सा होता है? तो सही कारण होता है दोस्तों, भार भुजा प्रयास भुजा के बराबर है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसका? एक एकल स्थिर पुल्ली का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर मोटी और 0.25 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली किसी स्टेरोफोम शीट में इसके आंतरिक और बाह्य सतहों के बीच के तापमान में 40 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। शीट पर प्रभावित उष्मा की दर कितनी होगी? ऊष्मीय चालकता का मान दिया गया है 0.01 जूल प्रति सेकेंड मीटर केल्विन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों उष्मा प्रवाह की दर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H बराबर K इंटू A इंटू डेल टी अपॉन में D। K क्या है यहाँ पे? K हमारी उष्मीय चालकता है, A क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल है, डेल टी क्या है? तापमान में अंतर है, और D क्या है? इसकी मोटाई है। अब मान रख देते हैं, तो K का मान कितना है हमारे पास में? 0.01 इंटू क्षेत्रफल कितना है? 0.25 मीटर स्क्वायर, और डेल टी कितना है? 40, तो 40 डिग्री। तो यहाँ पे जो तापमान होगा ना ये 40 डिग्री सेल्सियस, ये जो होगा ना केल्विन के बराबर ही होगा दोस्तों, तो केल्विन आपको मानना है इसको। ठीक है, 40 केल्विन डिवाइडेड बाय डी का मान कितना है? 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन? इसको 100 से भाग दे देंगे, तो 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.05 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उसको सॉल्व करिए, 1 दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, ये दशमलव गया तो नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया हमारा 100 इंटू, अब काटिए 5 से इसको 25 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये 5 से काटेंगे इसको 5 दूनी 10, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में, तो कितना आंसर आया? 2 इंटू 1, तो 2 जूल प्रति सेकेंड जो होगी वो उष्मा प्रवाह की दर होगी। कितनी होगी? 2 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो 2 जूल प्रति सेकेंड ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा सेट खत्म होता है। वीडियो का सलाह का कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए ये भी जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।